सभी को एक बार पुनः जय जिनेन्द्र। 3 बज चुके हैं और हम सब यहाँ एकत्रित हैं उस चर्चा के लिए जो 4 तारीख से हमने प्रारंभ की थी, और यह चर्चा 15 तारीख तक चलनी है। आपको पता है, प्रत्येक एक नए दिन में एक नए विद्वान आप अनम्यूट करिए अपने आप को भाई साहब, आप अनम्यूट करिए, आपका म्यूट है, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपका म्यूट है, म्यूट। धन्यवाद संजय। जी जी जी। यहाँ म्यूट होने के कारण मेरी बात आप तक नहीं पहुंच पा रही थी। वीरेन जी से निवेदन है, कृपया अपना वीडियो ऑफ कर लें। हम सब यहाँ एक बार पुनः एकत्रित हैं। आप सबको यह विदित ही है कि हम प्रतिदिन यहाँ 3 बजे जुड़कर श्रवण कर रहे हैं उन विद्वानों की बातों को जो कि जैन दर्शन में दी हुई हैं, और वैज्ञानिक आधार पर वे परीक्षण करने के उपरांत यहाँ उसका मर्म प्रस्तुत कर रहे हैं। आचार्य श्री निर्भय सागर जी महाराज की प्रेरणा और आशीर्वाद से यह कार्यक्रम श्री शीतलनाथ दिगंबर जैन समाज समिति मंदाकिनी कोलार भोपाल मध्य प्रदेश के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। यह 4 तारीख से प्रारंभ हुआ हमारा यह कार्यक्रम आज 7वें दिन में प्रवेश कर चुका है, और हम 15 तारीख तक विभिन्न विद्वानों को इस मंच पर आमंत्रित करके उनसे जैन दर्शन में की गई उल्लिखित बातों को वैज्ञानिक आधार पर प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। इस संबंध में अनेक विद्वान यहाँ पर आए और विभिन्न विभिन्न विषयों पर अपनी बात रख चुके हैं। हमारे साथ आज भी विद्वान के रूप में डॉक्टर नरेंद्र कुमार जैन यहाँ जुड़ चुके हैं, जो कि आयुर्वेदाचार्य हैं। मैं इनके बारे में कुछ और बातें आपको बताऊं और उनका व्याख्यान प्रारंभ करने का निवेदन मैं उनसे करूं, इसके पूर्व मैं यहाँ विभिन्न जो हमारे आमंत्रित अतिथि हैं वो सब जुड़ चुके हैं। इस समिति के सचिव के रूप में इंजीनियर DR जैन यहाँ पर उपस्थित हैं। मेरे सहयोगी और इस वेबिनार को मूर्त रूप दे रहे, इसकी साज सज्जा से लेकर प्रचार प्रसार की ओर ध्यान दे रहे श्री संजय जैन, जो अहमदाबाद से हैं, वो लगातार ये मेहनत करके इस कार्यक्रम को हमारे लिए संभव बना रहे हैं। मेरे सहयोगी डॉक्टर अमित जैन भी यहाँ है। हमारे समाज की एक विदुषी महिला वर्षा जैन यहाँ जुड़ चुकी हैं। वीरेन जैन संरक्षक भी यहाँ उपस्थित हैं। महेंद्र जैन साहब भी आगे चलकर यहाँ पर हमसे जुड़ेंगे। विभिन्न विद्वान यहाँ जुड़ने के उपरांत, जैसा कि यहाँ आकर हमें अपना आशीर्वाद दे सकते हैं, मैं उनके चरणों में वंदन करते हुए, नमस्ते करते हुए आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं। जैसा कि विदित है, आज संपूर्ण विश्व और विश्व के साथ साथ भारतवर्ष भी एक संकट के दौर से गुजर रहा है, और ये संकट
सर्वविदित है। संकट है हमारा यह कोरोना का संकट काल। ऐसी स्थिति में डॉक्टर नरेंद्र जैन चिकित्सक के रूप में यहाँ उपस्थित हैं। इनकी एक विशेष दवा जो आयुष विद्या सिक्स के नाम से काफी अब मशहूर हो चुकी है, इसके बारे में ये बताएंगे कि किस तरह ये सस्ती सुलभ ही नहीं वरन एक अहिंसक दवा के रूप में पहचानी जाने लगी है और इसको विशेष ख्याति मिल रही है। ऐसे एक नहीं अनेक लोग हैं जो इस दवा का फायदा ले चुके हैं। डॉक्टर नरेंद्र आयु पूरी कर चुके हैं। इनका जन्म 1961 में की शिक्षा रविशंकर विश्वविद्यालय स्टूडेंट के रूप में वहां से पास आउट होकर एमडी एक्यूपंक्चर श्रीलंका से पूरी कर अपनी चिकित्सकीय सेवाएं भोपाल में दे रहे हैं। आपने बीएससी की परीक्षा जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर से पास की थी। व्यवसाय के रूप में आप समन्वित चिकित्सा पद्धति से 17 वर्ष से एलोपैथी के साथ साथ आयुर्वेदिक चिकित्सा के रूप में भी साथ साथ जुड़े रहे। इतना ही नहीं, आप विगत 10 वर्षों से विशुद्ध आयुर्वेद चिकित्सा के क्षेत्र में ही अब काम कर रहे हैं। 20 वर्षों से आप एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, टूनिया थेरेपी, एक्वा मसाज थेरेपी, हाइड्रोथेरेपी, प्राकृतिक चिकित्सा, प्राणायाम योग एवं सहानुभूति चिकित्सा पद्धतियों से हृदय, लीवर, किडनी, फेफड़े, मानसिक स्नायु, जन्म से संबंधित बीमारियों की संपूर्ण चिकित्सा किया करते हैं। अखिल भारतीय चिकित्सा शिविर में विभिन्न तरीके के अपने चिकित्सकीय व्याख्यानों के लिए आप पहचाने जाते हैं। आपने आरटी क्लिनिक थेरेपी में 400 से 500 रोगियों की बाईपास सर्जरी रोकने में सफलता प्राप्त की है। थायराइड स्टिमुलेशन थेरेपी द्वारा आप थायराइड की दवा बंद कराने का अनुभव रखते हैं और ऐसा सफल उपचार आप 200 से भी अधिक लोगों के लिए सफलतापूर्वक कर चुके हैं। वृक्क अर्थात किडनी में डायलिसिस का विकल्प आप रखते हैं और इसका प्रयोग लगभग 10 से भी अधिक लोगों पर सफलतापूर्वक आप कर चुके हैं। ब्रह्म चिकित्सा पद्धति से शरीर में नई नई कोशिकाओं की उत्पत्ति से लगभग 50 से भी अधिक मरीजों की कैंसर चिकित्सा का अनुभव आपको है। ब्लड कैंसर का व्यक्ति भी आप ठीक कर चुके हैं। स्नायुजन्य बीमारियों का हजारों मरीजों की चिकित्सा एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, आयुर्वेद, योगा, प्राणायाम, प्राकृतिक चिकित्सा के टिप्सों से आप संपूर्ण इलाज किया करते हैं। भारत को चिकित्सा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का आपका संकल्प है और इस दृष्टि से आप न केवल राज्य सरकार वरन आप केंद्रीय सरकार से भी अनेक रूपों में निवेदन कर चुके हैं। भारतीय चिकित्सा अभियान का 75 से भी अधिक स्थानों पर शिविर लगाने का आपको अनुभव है। 6 से 7 हजार लोगों की आप चिकित्सा शिविर अनेक राजनेताओं की उपस्थिति में आप पूरा कर चुके हैं। विभिन्न व्याख्यान विभिन्न मंचों पर आप दे चुके हैं। अनेक तरह के पुरस्कारों से सम्मानित किए गए हैं, जैसे जैन रत्न, संवादी संवाद, विशिष्ट समाज सेवा सम्मान, कल्याण सम्मान। 400 से 500 स्थानों पर आप सम्मानित मंच का संचालन कर चुके हैं। इतना ही नहीं, आप काव्य पाठ
भी किया करते हैं। आप भाषण में कुशल एवं दक्ष हैं। समाज सेवा के अनेक कार्यक्रमों में आप लगातार अग्रणी बने रहते हैं। आपकी अनेक पुस्तकें भी हैं जो प्रकाशित होने जा रही हैं और काफी कुछ इनमें से हो भी चुके हैं। आरटी क्लीनिंग थेरेपी बाईपास का एक विकल्प के रूप में ये पुस्तक प्रकाशित हो चुकी है। अंग्रेजी दवाइयों का भ्रमजाल, मांसाहारी दवाइयों का विकल्प, शाकाहारी दवाइयां 10 प्रकार के अनेक परिपत्र आलेख, अंग्रेजी दवाइयों का विकल्प भी वे तैयार करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अनेकों ऑडियो वीडियोस, समाचार पत्रों में उनके लेख एवं दूरदर्शन एवं आकाशवाणी पर उनके संवाद होते ही रहते हैं। ऐसे व्यक्ति जो अनेक सम्मानों से, पुरस्कारों से सम्मानित किए गए हैं, आज हमारे बीच हैं। आपको जैन रत्न का पुरस्कार जैन संगठन भोपाल के द्वारा प्रदान किया जा चुका है। श्रावक श्रोमणी सम्मान समाज गौरव, वामोर कला जैन समाज, नानेश गुरु पुरस्कार, स्थानक साधु मार्गी जैन संगठन बीकानेर के द्वारा आप सम्मानित, उत्कृष्ट सेवा सम्मान उदयपुर भी आपको दिया जा चुका है। डिस्टिंग्विश डॉक्टर अवार्ड JRK सिद्धांत ट्रस्ट बेंगलोर के द्वारा और साथ ही साथ कोरोना वॉरियर्स अवार्ड सिंगापुर जैन सम्मान के माध्यम से भी आपको सम्मानित किया जा चुका है। ऐसी इत्यादि अनेक उपलब्धियां आपके साथ हैं और आप विभिन्न मंचों पर इस रूप में सम्मानित किए जा चुके हैं। लेकिन आज सम्मान हमें मिल रहा है कि आप जैसा व्यक्तित्व इस मंच पर उपस्थित है, उस संदेश के साथ जो कि आज की जरूरत बन गया है। और जरूरत इस बात की कि कोरोना जैसी बीमारी जो भारतवर्ष को अपनी आगोश में ले चुकी है और विकल्प पूरा विश्व तलाश रहा है, इस तलाश में आप भी कहीं ना कहीं हैं। आयुर्वेद चिकित्सा के माध्यम से हम जानना चाहते हैं उस दवा के बारे में जो कि आपके द्वारा विकसित की गई है और हजारों लोगों को इसका लाभ मिला है। कृपया यहाँ आए और अपनी बात इस रूप में प्रारंभ करें। डॉक्टर नरेंद्र जैन। अनम्यूट करना पड़ेगा आपको अपना। डॉक्टर साहब अनम्यूट करिए अपने आप को। हाँ जी। अभी अनम्यूट नहीं हुआ है। डॉक्टर साहब आपको 2 काम करने हैं। एक तो अपना मोबाइल वहां नीचे, हाँ अनम्यूट तो हो गया, मोबाइल का तिरछा कर लेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। ठीक, आड़ा कर लीजिए रहेगा। हाँ चलिए अपनी बात प्रारंभ करें। हाँ। नमस्कार, जय जिनेंद्र, जय हिंद। क्या मेरी आवाज सभी को आ रही है?
जी आ रही है, आवाज आ रही है आपकी। मैं आप सभी लोगों का दिल से अभिवादन करता हूँ, खासकर इस वेबिनार के आयोजक माननीय डॉक्टर मुकेश जी और उनके सभी सहपाठी जो इस बड़े कार्यक्रम को सहयोग कर रहे हैं, और उनकी बहुत अच्छी भावना है कि जैन दर्शन के जो जैन समाज की जो टैलेंट्स हैं उनको मंच देना और पूरे दुनिया से यूट्यूब के माध्यम से, वेबिनार के माध्यम से उनका परिचय देना। उन्होंने काफी कुछ मेरा परिचय दिया है, हालांकि ये उनका स्नेह आशीर्वाद है। पर आज एक विशेष विषय को लेके मैं आप सभी के बीच में यहाँ उपस्थित हो रहा हूँ। काफी दिनों से आप मेरे ऑडियो वीडियोज और यूट्यूब पर, इसके अलावा व्हाट्सएप पे, स्टेटस पे कुछ पोस्ट वगैरह पढ़ रहे हैं कि मेरा बॉस इस समय जो है कोविड-19 से ग्रसित हो गया है। कोरोना नामक वायरस से पूरा देश परेशान है, भारत भी उसमें ही आता है। मेरा अपना नैतिक कर्तव्य और दायित्व है कि मैं पहले अपने देश को, समाज को, अपने परिवार को सुरक्षित करूं, और यदि पूरा विश्व भी इस आयुर्वेद की विधा को जानना चाहेगा तो पूरी दुनिया को बताऊंगा। आज जो हमें आदरणीय मुकेश जी ने जो विषय दिया है कि आयुष विद्या 6 एक 6 प्रकार की आयुर्वेदिक दवाइयों का सम्मिश्रण है जो जैन सिद्धांतों के अनुसार कैसे अहिंसक है, कैसे सस्ता, सुंदर और सुलभ उपाय कोरोना का है। बहुत सारी दवाइयां पूरे नेशनल और इंटरनेशनल मंचों से लोगों के बीच में आई है, पर अभी तक कहीं भी कोई कारगर उपाय समझ में नहीं आता। पर संत श्रोमणी आचार्य विद्यासागर महाराज जी की अपनी देशना में ये उनकी अभिव्यक्ति है कि आयुर्वेद में तो हर चीज का इलाज हो सकता है। उनके इस वाक्य को लेकर मैं चूंकि भोपाल में करीब 30 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जिनमें 17 साल तक मैंने एलोपैथिक प्रैक्टिस की है और अभी 12-13 साल से मैं आयुर्वेद के लिए काम कर रहा हूँ और आयुर्वेद की ही चिकित्सा कर रहा हूँ। उसमें एक्यूपंक्चर, यूनाथेरेपी, एको मसाज वगैरह काफी चीजें सम्मिलित की गई है। इंटीग्रेशन ऑफ मेडिकल सिस्टम है कि मुझे व्यक्ति को ठीक करना है, वो कैसे ठीक होगा ये मेरा उद्देश्य है। जहाँ लोग ऑपरेशन कराते हैं, ऑपरेशन कैसे टलेगा, क्योंकि भारत की परंपरा में जो चीजें हमारे जैन आचार्यों ने लिखी है, जैन आयुर्वेद आचार्यों ने लिखी है, भारत के आयुर्वेद आचार्यों ने लिखी है, उस परंपरा को हम पुनः स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि बाईपास सर्जरी को रोक देना, डायलिसिस को रोकने की कोशिश करना, प्रोस्टेट के ऑपरेशन नहीं होना, बच्चेदानी नहीं निकलना, आम चीजें हो गई हैं, पर ये आयुर्वेद से आज भी रोकी जाती है और पहले भी रुकती थी। पूरा हमारे पास एक नहीं 5000 लोगों का पूरे का पूरे एविडेंस है। डॉक्टर साहब, अब हम विषय पे आते हैं कि आयुष विद्या 6 क्या है। आयुष विद्या 6 आपने देखा होगा और सुना होगा कि आयुष मंत्रालय द्वारा कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए एक इम्यूनिटी बूस्टर के लिए कुछ दवाइयां बताई गई थी, जैसे कि तुलसी, अश्वगंधा, गिलो, इनके साथ साथ और कुछ मुलेठी, दालचीनी वगैरह, त्रिकटु यानी सौंठ, काली मिर्च, पीपल, इन सभी औषधियों को पूरे भारत में लोगों ने उपयोग भी किया है और ये बात सही भी है कि हजारों लाखों लोग इससे सुरक्षित और संरक्षित भी हुए। पर मेरा एक सोचना था कि पूरा WHO मात्र इम्यूनिटी बूस्टर की बात करता है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाइए, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाइए, तो कहीं ऐसा तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम रोग प्रतिरोधक क्षमता में मुख्य उद्देश्य को भुला दें और वायरस रोधी या वायरस को नष्ट करने वाली दवाइयों का नाम ही ना लें। तो मैंने अपने इस आयुर्वेद आयुष विद्या 6 में कुछ इस प्रकार की औषधियां भी इसमें सम्मिश्रण की हैं जो 3 घंटे के अंदर आपके वायरस को किल करना चालू कर देंगे। अभी तक मैं जब मार्च में मैंने 24 मार्च से ये उपयोग किया था तो करीब 2000 लोगों को मैंने ये ट्रायल पे दिए थे, जिनमें मेरे अपने पेशेंट्स, अपने परिवार के लोग, मंदिर के लोग और जन समाज के एक ही कॉलोनी के लोग थे। जब उनका उपयोग बहुत अच्छा, उनका अनुभव बहुत अच्छा आया, बहुत सारे लोगों के हमारे पास ऑडियो वीडियोज आए और उनके अपनी अभिव्यक्ति आई, तब हमने इस औषधि को माननीय प्रधानमंत्री जी को 5 मई को लिखा। फिर हमने यहाँ के गृह मंत्री
श्री नरोत्तम मिश्रा जी के यहाँ भी गए, अभी आदरणीय नितिन गडकरी जी के पास भी हमने अपने पूरे ये आलेख भेजे हैं। अब ये है क्या और ये कैसे काम करेगा? इसमें इम्यूनिटी बूस्टर के लिए तो हमने जो द्रव्य लिए हैं वो आयुष मंत्रालय द्वारा प्रतिपादित है, पर 3 रस रसायन ऐसे हैं जो मरकरी और सल्फाइड्स यानी जिनको हम पारा और गंधक कहते हैं, उनके सम्मिश्रण से कुछ औषधियां बनाई गई हैं, जिनमें त्रिकटु भी है, दालचीनी भी है, त्रिफला भी है, इस प्रकार की दवाइयां हैं। क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि जहाँ मॉडर्न मेडिसिन में सल्फाइड्स, क्लोराइड्स, फॉस्फेट्स और मरकरी के बहुत सारे योग उपयोग होते हैं, तो उन्हीं चीजों को हमने अप्लाई करके अपने विवेक और ज्ञान से कि क्यों ना हम वायरस किलर बनाए, और वायरस किलर बनाने में यदि हमारे जितने जैसे त्रिलोक चिंतामणि रस है, त्रिवन कीर्ति रस है, श्रृंगाव रस है, चंद्रामृत रस है, कब केतु रस है, लक्ष्मी विलास रस है, श्वास लिप्सारी रस है, बहुत सारी ऐसी औषधियां हैं जो जैन आचार्यों ने कल्याणकारक ग्रंथ में लिखी है, शारंगर और भागवत ने भी अपने अपने ग्रंथों में लिखी है, पर पूरी सरकार इसको सुनना ही नहीं चाही थी। बहुत सारे आयुर्वेदाचार्यों ने दावे किए हैं, तो ये बात सच है कि मेरे पास कम से कम 8,000 लोगों के एविडेंस हैं जिनको मैंने सुरक्षित किया, और कुछ तो परिवार के परिवार हैं जिनको कोरोना के पूरे लक्षण थे पर वो पूरे ठीक हुए, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस आयुष विद्या की औषधि को लेके बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में क्यूरेंटाइन आइसोलेशन में गए, पर हमारी दवाई लेके गए और वहां से हमको फोन आया कि सर हम 3 दिन में ही हम पूरे ठीक हैं। तो मेरा ये आज से इस वेबिनार के माध्यम से आदरणीय डॉक्टर मुकेश जी के माध्यम से मैं पूरे देश को कहूंगा कि बिल्कुल निर्भय रहे, भयाकुलित नहीं हो, भयाक्रांत नहीं हो, पूरी औषधियां हैं, पर बस आपका विश्वास और आपकी श्रद्धा चाहिए। क्योंकि जैन धर्म में के आचार्यों ने जो भी लिखा है वो खुद के उपयोग के लिए नहीं, परोपकार के लिए लिखा है, और वो कभी झूठ नहीं हो सकता, कभी मिथ्या नहीं हो सकती। चरक सुश्रुत भागवत ने जो भी लिखा अपने सैकड़ों साल के अनुभव के बाद उन्होंने इन औषधियों को दिया जो आज भी कारगर है। अब ये काम कैसे करती है? काम ऐसे करती है कि मान लीजिए आपको सबसे पहली बॉडी इम्यूनिटी, जैसा सरकार कह रही है, कम होने से आपको कमजोरी महसूस हुई, आपको हल्का सा फीवर आया, फीवर के बाद आपको हल्का सा जुकाम हुआ, जुकाम के बाद आपको खांसी के ठसके आने लगे, और खांसी इतनी बढ़ गई कि आपको गले में दर्द और सांस लेने में तकलीफ होने लगी। जब आप सांस लेने में तकलीफ होने लगती है तब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर आपको ऑक्सीजन इनहेलेशन करते हैं। जब ऑक्सीजन से काम नहीं चलता तो आपको जो है वेंटिलेटर पे ले जाया जाता है। उसके बावजूद भी जरूरी नहीं कि आप वापस आ जाएं। इसका कारण बहुत है, पर ये कंट्रोवर्सी रहेगी कहना कि वेंटिलेटर पे वापस जाने के बाद जरूरी नहीं कि आप वापस आ जाए, क्योंकि भारत सरकार अभी भी कोई भी मुकम्मल दवाई इसके विषय में बता ही नहीं पाई है। जो दवाइयां उपयोग की जा रही हैं, जैसे रेमडेसिविर का इंजेक्शन, फेमिक्लोसाइक्लोविर या हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन या एजिथ्रोमाइसिन, और सिम्प्टोमेटिक स्टेरॉइड्स, ब्रोंकोडायलेटर्स, एंटीबायोटिक, पर ये सभी दवाइयां आपको मल्टी ऑर्गन्स फेलियर में भी भेज सकती है। ये मैं अनुभव ले रहा हूँ, भोपाल शहर में भी जितने लोगों की मृत्यु हुई है, मैं ये नहीं कह सकता कि उनकी मृत्यु कोरोना से हुई है, पर यह भी संभव है कि उनकी मृत्यु अधिक दवाइयों के दुष्प्रभाव और दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। इसलिए आयुष विद्या जैन धर्म के अनुसार निरामिष है, किसी प्रकार के जानवरों का इसमें ना कोई प्लाज्मा यूज किया गया, ना कोई इसमें खून यूज किया गया, ना किसी प्रकार के किसी जानवर की जान ली गई है। इस प्रकार से ये पूरा का पूरा अहिंसक है, क्योंकि यदि वैक्सीन पूरी दुनिया मान रही है, पर क्या आप जानते हैं कि वैक्सीन क्या होता है? क्या आप जानते हैं कि वैक्सीन को कैसे बनाया जाता है? क्या आप जानते हैं कि वैक्सीन के लिए किसने पशुओं की हत्या हुई होगी? आज मैं बताता हूँ। वैक्सीन का मतलब होता है बायोसेल्स। जो वायरल इन्फेक्शन आपको हुआ है, चाहे वो पोलियो हो, चाहे मीजल्स हो, चाहे मम्स हो, चाहे HIV हो, चाहे हेपेटाइटिस हो, या रूबेला हो, या आने वाले में जैसे निपाह गए अभी
एंथ्रेक्स आया, हबोला आया, अभी और ना जाने कितने वायरस आएंगे। आप कितने वायरसों के लिए वैक्सीनेशन देंगे? क्या बच्चे को जीवन भर वैक्सीनेशन ही देते रहेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि भारत के शरीर की आयु वैक्सीनेशन से कम हो गई है? और यही एक कारण है कि मैंने अपनी एक आलेख में लिखा है कि भारत की उम्र आखिर कम क्यों हो गई। उसका एक कारण कहीं वैक्सीनेशन ना, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनीज, WHO, ICMR, ड्रग कंट्रोलर से लड़ना बड़ा मुश्किल है। तो मैंने उसके लिए एक जो सिद्धांत बनाया आयुर्वेदाचार्यों के अनुसार, जिस सिद्धांत पे मेरी ये आयुष विद्या है, उसको कहते हैं आयुर्वेद का भक्षाणु सिद्धांत या फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस का मतलब होता है कि आपके शरीर में एक ऐसा सेल्स डेवलप कर दिया जाए जो कोई भी एंटर सेल्स के लिए, चाहे वो वायरस हो या बैक्टीरिया हो, उसको अपना भोजन बना के किल कर दे। उसको भक्षाणु बोलते हैं। बड़ा सेल्स होता है, उसका बड़ा बाकायदा उसमें न्यूक्लियस होता है, उसके पूरे आरएनए, डीएनए सभी होते हैं। और ये छोटे मोटे वायरसेस जिनका आकार बहुत छोटा होता है, जैसे आप जानते हैं कि वायरस के आकार कितना होता है। तो मैं एक आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि आप 1 यानी पॉइंट लगा के 18 बार जीरो लिखेंगे और फिर 85 एटोग्राम ये वजन होता है। यानी पूरी दुनिया के यदि 40 एक व्यक्ति में लगभग 40 लाख से अधिक वायरस हो सकते हैं और पूरी दुनिया के वायरसों को इकट्ठा किया जाए संक्रमित व्यक्तियों का, तो उसका वजन 2.5 ग्राम हो सकता है। तो आप अंदाज लगा सकते हैं। तो इनको ये जो फेगोसाइट्स या भक्षाणु सिद्धांत जो हमारा है, जिसके आधार पर आयुष विद्या 6 काम कर रही है, ये उसको किल कर देते हैं, उसको खा जाते हैं और लोग रहते हैं। 3 से 4 घंटे के बाद ये कंटिन्यू काम करता है। जैसे कि आपको डलनेस लग रही है, आपको अच्छा लगेगा। आपकी रनिंग नोज है, नोज रुकने लगेगी। आपको कपिंग हो रहा है, कप कम आएगा। तो आगे और ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी नहीं बढ़ेगी। जब आप प्राइमरी सिम्टम्स को ही कंट्रोल कर लेंगे तो आप ऑक्सीजन और वेंटिलेटर पे पहुंचेंगे ही नहीं। तो वेंटिलेटर और ऑक्सीजन पे पहुंचने के लिए इस वायरस को कम से कम 6 से 8 दिन चाहिए। ऐसा नहीं कि आज ही संक्रमण आए और आज ही आपको प्रॉब्लम हो गए। सिस्टमेटिक एक इंक्रीजिंग मैनर में जो है ये सिम्टम्स बढ़ते हैं। यदि आयुष विद्या 6 को इंस्टेंट आप यूज करते हैं, जैसे एक डोज मॉर्निंग में 6 टैबलेट का ले लिया, एक आपको इवनिंग में ले लिया, एक आपने कल ले लिया, परसों ले लिया, तो आपके सिम्टम्स धीरे धीरे कम होते जाएंगे। और यदि आप मॉडर्न साइंस से देखेंगे तो 7वें दिन आप पॉजिटिव टेस्ट को फिर आप रीटेस्ट करवाइए, हो सकता है कि आपका नेगेटिव आ जाए। यदि नेगेटिव नहीं भी आया, पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये है कि डेड बॉडी आरएनए उस वायरस के आपके गले में या आपके म्यूकस मेम्ब्रेन से चिपकी हुई थी, इसलिए वो पॉजिटिव आया, जिसको कि एसिम्प्टोमेटिक कोरोना कोविड-19 पॉजिटिव बोलते हैं। इससे भी आप डरे नहीं। यदि आपको कोई सिम्टम्स नहीं है और आपका कोरोना पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि एक सर्वे के अनुसार ऐसे हजारों लोग हैं जिनमें कोरोना आया और कोरोना चला गया, उन्हें पता ही नहीं चला। पर यदि किसी को संक्रमण होता है, आपकी इम्यूनिटी कम थी या शरीर में दूसरे रोग थे, जैसे डायबिटीज है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, थायराइड्स है, या बॉडी बहुत वीक है जिसमें आपके रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा शुक्र का नहीं है, कहीं शरीर क्रस है, तो आपको वो नेचुरल इम्पैक्ट करेगा और इन्फेक्टेड करेगा। तो ये इस वायरस की कहानी है। अब ये वैक्सीन क्या है? वैक्सीन का मतलब होता है कि जिस बीमारी के लिए आपको वैक्सीन बनाना है, उस बीमारी के वायरसेस को कलेक्ट करके किसी जानवर में आप इंजेक्ट कर दीजिए, उसके ब्लड में। यानी कि वो जानवर अब इन्फेक्टेड हो गया उस बीमारी से। मान लो कोरोना का वायरस वैक्सीन बनना है, तो कोरोना के जो वैक्सीन वायरस है, इसको कलेक्ट करके उस जानवर में इंसर्ट किए जाएंगे और एक दिन वो वायरस पशु संक्रमित हो जाएगा और एक न एक दिन उसका पूरा शरीर गल जाएगा, मर जाएगा। मरने के बाद उसका जो ब्लड का सीरम है वो वैक्सीन है, जिसे हम पहले दिन से ही अपने बच्चों को देके मांसाहारी बना देते हैं। मेरे बहुत सारे आलेख हैं कि हम मांसाहारी शाकाहारी जैनों से सभी मांसाहारी जैन हो गए हैं और पहले ही दिन से बच्चों को जब हम BCG या पोलियो के ड्रॉप्स या मीजल्स या मम्स देते हैं,
तो ये पूरे के पूरे वायरसेस जो है वो नॉन वेज या ब्लड का जो सीरम है उसके ड्रॉप्स है। तो अभी कई 100 कंपनियां प्रयोग जानवरों पे प्रयोग कर रही हैं, तो उनका मरना तो तय हो ही गया। पर यदि मान लीजिए बिल गेट्स ने कहा कि ये जो वैक्सीनेशन आएगा ये हल्का फुल्का नहीं आएगा, इसको एक बार के वैक्सीनेशन से आप प्रिवेंट नहीं होंगे, हो सकता है आपको 2 बार 3 बार 4 बार भी देना पड़ सकता है। तो 1400 करोड़ वैक्सीन बनने के लिए कितने जानवरों की हत्या होगी? यदि पूरा जैन समाज के प्रबुद्ध व्यक्ति, जैन समाज के नेता और सभी आचार्य भगवान मुनि महाराज मेरी बात को गहराई से सुन लें कि आयुष विद्या शिक्षा को भी उसी प्रकार से यदि पूरे देश में दिया जाए जैसे वैक्सीनेशन करते हैं, तो वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं है। पर भारत के डॉक्टर की विधा बड़ी छोटी मानी जाती है, क्योंकि माननीय मध्य प्रदेश शासन के साथ भारत सरकार भी मेरी बात को सुन चुकी है। अभी मैंने नितिन गडकरी जी के पास परसों 5 बजे का समय उन्होंने दिया था, पूरे एविडेंस मैंने उनको दिए हैं, पर वो गहराई से उस चीज को लेना है कि वास्तव में बात सही है। मैंने 8000 लोगों को यहाँ आयुष विद्या खिलाया है और 8000 में से मुझे लगता है 7,999 लोग ठीक है। सीबीआई इंक्वायरी करा के देखना चाहिए क्या ये सही है, क्योंकि यदि हम आयुष विद्या को देंगे तो एक तो आयुर्वेद जो हमारी भारत की परंपरा है, जो जैनाचार्यों की परंपरा है, जो भगवान ऋषभ देव की दिव्य ध्वनि से निकला है, वो कभी झूठ नहीं हो सकता। पूज्यपाद स्वामी ने मुझे कल्याणकारक ग्रंथ में लिखा है और हम उसको नहीं मानते। पर जो कल के वैज्ञानिक हैं उनकी बात को आने वाला वैज्ञानिक हो सकता है कि खत्म कर दे, अपनी नई थ्योरी दे दे, पर उस विज्ञान को नहीं मानते जो अरिहंतों की वाणी थी। आइए, तो वैक्सीनेशन नहीं बनेगा। अब वैक्सीनेशन कहां तक कारगर है? ये जो कोविड-19 है, आपने कभी ध्यान दिया कि 19 नंबर क्यों दिया? क्योंकि 2019 में आया तो 19 हो गया। जब 2000 में 12 में आया था तो कोविड 12 था, जब 8 में आया था कोविड 8 था। ये तीसरी बार आया है और वैज्ञानिकों का कहना है कि इसके आरएनए में इसमें म्यूटेशन होता रहता है, यानी परिवर्तन होता रहता है। जब परिवर्तन होता रहेगा, वो मान ले 2025 में आया तो इसको हम नाम दे देंगे कोविड 25। और वो जो वैक्सीन अभी 2019 के लिए बना है वो 2025 पर काम नहीं करेगा। एक चीज और, समय कम है और बोलना बहुत है, इसलिए आप स्ट्रिक्ट में बोल रहा हूँ। खुद ही मतलब सोच रहा हूँ कि आप सोच रहे होंगे कि डॉक्टर साहब समय ही नहीं दे रहे बोलने के लिए। मैं सबको समय भी दे सकता हूँ कि फिर ये काम कैसे करेगा, क्योंकि इसके डीएनए आरएनए में म्यूटेशन हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, ये बेशर्म होता चला जाता है। जैसे आपने सुना है ना कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो गए हैं, सेंसिटिविटी टेस्ट कराइए, कौन सा एंटीबायोटिक काम करेंगे। अब वो एंटीबायोटिक उपयोग नहीं होते जो 10-20-30 साल पहले यूज होते थे। तो ऐसे वैक्सीनेशन काम नहीं करेगा। और वैक्सीनेशन इसका ट्रीटमेंट नहीं है। जैसे किसी को कोरोना हो गया, क्रिटिकल कंडीशन में पहुंच गया और हमने उसको 1, 2, 3, 4, 10 वैक्सीन भी लगा दिए, पर वो वैक्सीन उस पर काम नहीं करेगा। वैक्सीन तो प्रिवेंटिव है, जब पूरे देश को एक साथ लगाया जाएगा तो फिर आगे कभी जाके वैक्सीन जो वायरस यदि कोविड आया तो वो आपके शरीर में मतलब जो है वो ग्रोथ नहीं करेगा। डॉक्टर साहब, मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, अच्छा लग रहा होगा। मैं अब अगले टॉपिक पे लेता हूँ कि यह औषधि की खोज कैसे की और कैसे मन में आया। संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर महाराज जी का मार्च में एक आर्टिकल निकला था पेपर में कि आयुर्वेद में हर चीज की दवा है और आयुर्वेद ही अंत में काम आएगा। उनका बहुत विश्वास है, क्योंकि उनके निर्देशन और उनकी प्रेरणा से ही मैंने 22 साल पुरानी एलोपैथिक प्रैक्टिस छोड़ के और आयुर्वेदिक दवाई दी। और थायराइड का पहली बार विकल्प 2013 में जब मैं आचार्य भगवान को नैबाबर में बताया तो उन्होंने मुझसे कहा कि इससे अच्छा और कोई काम नहीं हो सकता। तब मैंने आपको एक पैम्पलेट भेजा है मांसाहारी दवाइयों के विकल्प शाकाहारी। लगभग जितनी मांसाहारी दवाई आती है उनके पूरे के पूरे शाकाहारी विकल्प दिए हैं। रस श्रद्धा और श्रद्धान की बात है, उससे बेहतर है, उससे सस्ते हैं और बिना किसी दुष्प्रभाव के हैं। आप मॉडर्न मेडिसिन में कोई भी एंटीवायरल ड्रग यूज करेंगे, जैसे रेमडेसिविर है, फेविपिराविर है, ये जो पूरी की पूरी दवाइयों के यदि नेट में पढ़ेंगे
तो आपको यहाँ तक इसके साइड इफेक्ट मिलेंगे कि मल्टी ऑर्गन्स तक आपके फैल हो सकते हैं, और ये काम करें या ना करें वो बात अलग है, पर आपको नुकसान तो अधिक कर ही सकते हैं। और रही बात WHO, ICMR, ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, ये बहुत बड़े लोग हैं। आम व्यक्ति का, आम डॉक्टर तक इनके पास पहुंचना बड़ा मुश्किल है। आपने एक भी सोचा हो कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने प्रबुद्ध हैं, बलशाली हैं, विवेकवान हैं, धैर्यवान हैं, फिर उन्होंने ये बात क्यों नहीं, एक्चुअली उन तक ये बात ही नहीं पहुंची। हमने जो अपने पूरा का पूरा आलेख और पत्र पहुंचा है तो उनके सेक्शन ऑफिसर के ऑफिस में पहुंच गया, उसकी पावती भी आ गई, पर जरूरी नहीं है कि उन्होंने नरेंद्र जी मोदी को वो बताया हो, क्योंकि नरेंद्र जी मोदी के जो सलाहकार रहेंगे वो WHO के लोग हैं, वो मॉडर्न मेडिसिन के लोग हैं, मॉडर्न ICMR के लोग हैं। वो वही बात कहेंगे कि जब तक वैक्सीनेशन नहीं आएगा, वैक्सीनेशन नहीं आएगा, वैक्सीनेशन नहीं आएगा। ये इतनी बड़ी बीमारी नहीं है जितना बड़ा हम भयाकुलित और भयाक्रांत हो गए हैं। यदि आयुर्वेद के सिद्धांत के अनुसार इसको चिकित्सा की जाए तो मैं दावा करता हूँ, चैलेंज करता हूँ कि ये सभी मरीज ठीक हो रहे हैं और हो सकते हैं। आप वेंटिलेटर पे पहुंचने ही ना दीजिए, उसके पहले आयुर्वेद के पंचकर्म का भ्रमण कर्म और स्वेदन कर्म मैंने राष्ट्रपति अमेरिका के ट्रम्प जी को और फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर को भी अपने वीडियो भेजने की कोशिश की, पर यूट्यूब ने मेरे 7 वीडियो जो अब डॉक्टर कह रहे हैं कि अब आप लीजिए, वो तो मैंने 26 मार्च को के बाद ही एक वीडियो रिलीज कर दिया था। सबसे पहले आप स्टीम लीजिए, सबसे पहले गर्म पानी पी के उसको वॉमिट कीजिए। कितने वायरस जाने के 2 ही ट्रैक हैं, एक नेजल ट्रैक और एक बक्कल यानी मुंह। यदि मुंह में जाता है तो वो स्टमक में उतरेगा, स्टमक में गर्म पानी पी के उसको वॉमिट कर दीजिए और उस दिन को, उस जगह को हाइजीनियस आप क्लीन कर दीजिए ताकि घर में ना जाए। और नेजल ट्रैक के बाद क्या होता है, नेजल ट्रैक के बाद एक साइनस होता है या एक गड्ढा होता है जिसको हम साइनोसाइटिस हो जाता है ना जिसको, उसका मतलब साइनस में इन्फ्लेमेशन। तो ये वायरस वहां जाके कलेक्ट हो जाते हैं और जब इन वायरसों को मतलब इनको टेस्टो ना किया जाए तो फिर ये लंग्स में उतर जाते हैं, तब क्रिटिकल कंडीशन बनती है। तो पूरी दुनिया में मात्र एक ही स्टीम ऐसी चीज है, भाप ही एक ऐसी चीज है, भाप के माध्यम से एक हीट या अग्नि ही एक ऐसी चीज है जो इसको क्विक इंस्टेंट डिस्ट्रॉय कर सकती है। क्यों? क्योंकि इसलिए कि मॉडर्न वैज्ञानिक कह रहे हैं कि ये फैट का एक ग्लोब्यूल है, एक वसा की चर्बी का एक बिंदु है। तो आप भी जानते हैं कि दुनिया की कोई भी चीज अग्नि से ही मेल्ट होती है। तो एक हल्का सा बसा, एक हल्का सा घी का कण या आप कहना चाहिए डालडे का कण, क्या भाप से पिघल नहीं सकता? जब ये पिघल जाएगा तो इसका डिसफ्रेगमेंटेशन या ये नष्ट हो जाएगा, इस फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं, और ये खत्म हो जाएगा। इस प्रकार से हम इस वायरस को अपने शरीर में जाने से रोक सकते हैं। और अब चला ही गया तो आयुष विद्या 6 आपके बॉडी में जाके आपके जो लंग्स की अपर लेयर है जिसको पेरिकार्डियम बोलते हैं, उसमें एक फ्लूइड रहता है, इसको पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं पेरिटोनियम के अंदर, जिसमें लंग्स डूबे रहते हैं, जहाँ ऑक्सीजन को वो छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं। एक इनहेलेशन और मतलब इनपुट और आउटपुट होता रहता है। तो वो लंग्स में कफ का लेयर ये हमारा आयुष विद्या से कम कर देता है, ताकि यदि वायरस जाएगा तो वो अंदर ग्रोथ नहीं करेगा, अपने आरएनए को द्विगुणित यानी डिप्लोमेट नहीं करेगा, बढ़ेगा नहीं। इस प्रकार से आप सुरक्षित हो सकते हैं। और इसके अलावा मैं डॉक्टर साहब आपसे निवेदन करता हूँ, आपका कोई और प्रश्न है, कोई बात है, कोई मरीज है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मंच पर उपस्थित यदि कोई व्यक्ति डॉक्टर साहब से कोई प्रश्न पूछना चाह रहा है तो आमंत्रित है, कृपया अपना प्रश्न डॉक्टर साहब के सामने रखें, जिससे हमें डॉक्टर साहब से समाधान कारक उत्तर मिल सके। हाँ, वर्षा जी पूछना चाह रही हैं, अपना फोन अनम्यूट करिए। हाँ, आप पूछिए। हाँ वर्षा जी पूछिए।
आवाज नहीं आ रही है अभी आपकी, अनम्यूट करिए अपने आप को। हाँ चलिए बोलिए अब। डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हम लोग घर में रहकर आयुर्वेद मतलब जो घर में मसाले हैं या हम क्या चीज उपयोग करें? जैसे बहुत सारी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक यूनिवर्सिटी हमें सिखाती है काढ़ा पीजिए, तरह तरह के काढ़े के भी वो आते रहते हैं कि क्या क्या डाल के पिए। तो हम लोग घर में क्या करें और कितनी बार पिए काढ़ा? क्या हम स्वस्थ होते हुए भी कितनी बार, दिन में 1 बार 2 बार, या हम जो हाउस वाइफ हैं वो भी भाप लें, या जो वर्किंग हैं वो कितनी बार भाप लें? इस बारे में हमें आप मार्गदर्शन दें। बहुत अच्छा प्रश्न किया वर्षा जी, कि मेरे क्लिनिक में जितने लोग कोविड-19 को मतलब सुरक्षात्मक दवाई लेने आ रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा लोग काढ़े से बीमार होकर भी आ रहे हैं। WHO या आयुष मंत्रालय ने ये नहीं बता पाया कि कितने दिन लेना है, क्योंकि हमारे शरीर के लिए जो आवश्यक मसाले हैं वो तो हम रोज लेते ही हैं। जैसे हल्दी है, धनिया है, मिर्ची है, जीरे हैं, हींग है, ये तो आवश्यकता के अनुसार लेते हैं। पर ये बात सही है कि ये काढ़े कब तक, यदि आपको सिम्टम्स आते हैं, जैसे सर्दी खांसी आती है, तो आप ये काढ़े 3 से 5 दिन ले सकते हैं। पर जो लोग महीने से काढ़े ले रहे हैं, उन्हें यूरिन में बर्निंग हो रही है, लैट्रिन में ब्लड आ रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहे हैं और गले में छाले, मुंह में छाले आ गए और नहीं बीमार थे तो बीमार हो रहे हैं। इसलिए इसको मैक्सिमम 1 या 2 बार हफ्ते में ले सकते हैं। यदि आपकी बॉडी कपस है तो आप 2 से 3 बार भी ले सकते हैं, और यदि आपकी पित्तस बॉडी है, आपकी प्रकृति पित्त की है और पित्त बढ़ा देंगे तो आपको तो तकलीफ होगी है। तो इस समय आपके पास पित्त कफ की प्रकृति के अनुसार काढ़े का आपको जो है मात्रा लेनी चाहिए। यदि आप कपस प्रकृति की है तो 2-4 दिन में ले सकते हैं। यदि आप पित्त प्रकृति के हैं तो 1 आध बार ही लें, अधिक लेंगे तो आपको नुकसान करेगा। अब आपने कहा कि घर में हम कैसे बच सकते हैं, ये बात सही है, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। एक तो भारत सरकार के द्वारा जो निर्देशित उपाय बताए गए हैं, सबसे पहले हमें उनका पालन करना चाहिए। यदि हम कहीं जा रहे हैं तो कोशिश करें कि भीड़ वाले स्थान पर ना जाएं और मास्क लगा के जाएं। घर में आके सबसे पहले हैंड वॉश करें, और यदि जरूरत है तो देखिए, मैं एक बहुत अच्छा उपाय बता रहा हूँ। मेरे हाथ में एक बॉटल है, स्प्रिट है। आप किसी भी मेडिकल पे जाएंगे तो आपको एक 100 ग्राम का स्प्रिट का बॉटल मिलेगा। इस स्प्रिट को आप एक स्प्रे बॉटल में भर लीजिए। आप कहीं बाहर से आ रहे हैं और एक बार लाइक दिस, ये देखिए बहुत सिंपल चीज है। ये अल्कोहल है, स्प्रिट होती है। डॉक्टर साहब, हाँ, थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ। आचार्य श्री आ चुके हैं, हम पहले आशीर्वाद ले लें आचार्य श्री का, और आपकी बात उसके बाद भी कंटिन्यू रहेगी। आचार्य श्री स्वयं उपस्थित हो गए हैं दर्शन देने के लिए। हमारा सौभाग्य है, परम सौभाग्य कि आचार्य श्री स्वयं उपस्थित होकर न केवल निरीक्षण कर रहे हैं कि ये सब वेबिनार जो उनके आशीर्वाद से चल रहा है वो कैसा चल रहा है, वो नित्य दिन प्रगति की समीक्षा लेते रहते हैं, हम उन्हें बताते रहते हैं। कल भी वे आए थे और हम लोगों को आशीर्वाद देके गए। हमने निवेदन किया था कि आचार्य श्री 5 मिनट के लिए ही सही, यदि आपका आशीर्वाद हमें रोज मिल जाया करे तो अच्छा रहेगा। आचार्य श्री के दर्शन हम अभी कर पा रहे थे। आशीष भैया यदि मेरी बात सुन रहे हैं तो कृपया आचार्य श्री के दर्शन हमें करवाएं। चलिए हम अपनी बात कंटिन्यू करते हैं। आचार्य श्री अभी आए थे, थोड़ी देर में फिर आएंगे, हम दर्शन करेंगे। आज काफी कुछ लोग हैं, उनके दर्शन करने के लिए आतुर हैं। आप अपनी बात बता रहे थे कि किस तरीके से आप सुरक्षा कर सकते हैं। तो एक तो जैसे बाहर से आए तो आपने देखा जितने सैनिटाइज हैं वो अल्कोहलिक बेस का WHO ने रिकमेंड किया है। पर हमारे कहने का मतलब है, हाथ तो अपनी जगह है, पर हाथ से, कपड़े से या आवाज से या छींक से या थूक से यदि वायरस पहुंचेगा तो बक्कल मेम्ब्रेन में या नेजल मेम्ब्रेन में ही पहुंचेगा। तो हम उसको तो जो हाथ को सैनिटाइज तो करें, पर वो सैनिटाइज मुंह में नहीं डाल सकते।
पर अल्कोहल यानी जिसको लोग दारू कहते हैं, लोग पी लेते हैं, तो ये तो बहुत एक हल्का सा माइक्रो ग्राम ही जाता है। इससे डायरेक्ट यदि वहां वायरस चिपका हुआ है, क्योंकि ईश्वर ने बहुत अच्छी संरचना आपके शरीर की है, वायरस जाएगा तो पहले नाक के बाल रोकेंगे, जब नाक के बाल नहीं रोकेंगे तो अंदर जाके टरबाइन बनी हुई है, टरबाइन में जाके चिपकेंगे जहां से स्लैब लिया जाता है। आपने यदि देखा होगा तो कोविड-19 का एंटीजन जो टेस्ट हो रहा है, नाक में एक सलाई डालते हैं, तो वो कोई बहुत अंदर नहीं जाती है, ये टरबाइन तक जाती है, वहां जाके चिपक जाता है। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, आज मंच पर उपस्थित हैं डॉक्टर नरेंद्र जैन, जो हमें कोविड-19 महामारी से बचने का अहिंसक, सस्ता और सुलभ उपाय बता रहे हैं। उनकी चर्चा चल रही है किस तरीके से उनके द्वारा विकसित की गई आयुष विधा जो 6 दवाई है वो जन जन तक पहुंच रही है, पूरी तरह अहिंसक है। उनका आज का व्याख्यान इसी पर केंद्रित था। इस संबंध में हमारे मंच पर उपस्थित डॉक्टर अर्चना जैन भी हैं, जो आपको नमोस्तु कह रही हैं। इनका पहला व्याख्यान था, ये नमोकार मंत्र और रंग चिकित्सा के ऊपर, मंत्रों के ऊपर इनका व्याख्यान काफी पसंद किया गया था। पहले दिन डॉक्टर संजीव जी उपस्थित होने वाले थे, लेकिन अपनी शासकीय व्यवस्थाओं के कारण वे हमें उस समय नहीं दे पाए थे। डॉक्टर अर्चना जैन का पहला व्याख्यान हुआ था। उनकी इच्छा थी कि आशीर्वाद आचार्य श्री का मिल जाता। आशीष जी माइक अनम्यूट कर दीजिए। अर्पित आईपीएस जी भी वहां से उपस्थित हैं और आचार्य श्री के दर्शन के लिए विशेष रूप से इस मंच पर आए हैं। आईपीएस अर्पित जी आचार्य श्री को नमोस्तु कर रहे हैं। इस मंच पर हम उनका अभिनंदन करते हुए आचार्य श्री से निवेदन करते हैं कि वे नमोस्तु करें। आशीष जी, आपका जो माइक है, माइक्रोफोन है, वो अनम्यूट करिए। डॉक्टर नरेंद्र जी का उद्बोधन बड़ा प्रेरक रहा। काफी महत्वपूर्ण जानकारी उन्होंने आज इस मंच के माध्यम से प्रस्तुत की। हमारा पूरा विश्वास है कि वे अपनी इस दवा के माध्यम से भारतवर्ष को वो पहचान दिलाएंगे जिसके क्षेत्र में भारतवर्ष जाना जाता है। हम उनके लिए शुभकामना व्यक्त करते हैं कि उनके प्रयास जन जन तक पहुंचे। उनकी जो समाज सेवा का संकल्प है संपूर्ण भारतवर्ष में, वे चाहते हैं कि आयुर्वेद के माध्यम से भी भारत पहचाना जावे। वैक्सीन इसका कोई उपचार नहीं। ये आयुर्वेदिक दवा उन्होंने जो विकसित की है उससे अनेक लोगों को लाभ मिला है। आचार्य श्री हमसे जुड़ चुके हैं। कुछ तकनीकी गड़बड़ी के कारण वे हाँ आशीष जी, ये आप नीचे चालू हो गई। आचार्य श्री से हमने निवेदन किया था कि कृपया 5 मिनट ही सही, यदि प्रतिदिन ये वे आकर हमें आशीर्वाद दे दें तो हम दर्शन का भी लाभ ले पाएंगे और उनके आशीर्वाद से चल रही यह वेबिनार श्रृंखला। हाँ आ रही, आवाज आई क्या? हाँ आचार्य श्री आ रही है, आवाज क्लियर है, वीडियो भी सही है। आशीष जी, आचार्य श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बस छोड़ दीजिए आशीष जी, बढ़िया है। गुरुवर, यहाँ आज अर्पित जी जैन आईपीएस यूपी से जुड़ चुके हैं। यूपी से ही अर्चना जैन और उनके पतिदेव आपको नमोस्तु वंदित कर रहे हैं। डॉक्टर अर्चना जैन का पहला व्याख्यान यहाँ हुआ था
नमोकार मंत्र और मंत्रों के माध्यम से हम कैसे जीवन को ऊपर उठा सकते हैं, उन्होंने अनेक चीजें शामिल करके हमें बताई थी। आशीष जी बढ़िया था, आप छोड़ दीजिए। आज अर्चना जी का बर्थडे भी है भाई साहब। हाँ हाँ हाँ, अच्छा हाँ, अर्चना जी का आज जन्म दिवस भी है। बहुत सारी अच्छा शुभकामनाएं। आशीष जी, ये हमारा सौभाग्य है कि हम आचार्य श्री के दर्शन कर पा रहे हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर पा रहे हैं। आशीष जी इस संबंध में तमाम कोशिश कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कल की तरह वे आज भी हमें आचार्य श्री का आशीर्वाद दिलाने में सफल होंगे। डॉक्टर नरेंद्र जैन साहब का उद्बोधन आज हुआ, जिसमें उन्होंने आयुर्वेद चिकित्सा के माध्यम से कोरोना पर कैसे विजय पाई जाए, बड़ा सुंदर उद्बोधन उन्होंने दिया। किस तरीके से ये आयुर्वेदिक उपचार अहिंसक, सस्ता और सुलभ है। लगातार वे भोपाल में रहकर ही अन्य प्रदेशों में भी अपनी दवा का उपयोग कराने के लिए कृत संकल्पित हैं। बड़ी सस्ती दवा जो आयुष विधा 6 के नाम से पहचानी जाती है, वे मारवाड़ी रोड से अपने क्लिनिक से और अपने घर जैन नगर लाल घाटी से वितरित लगातार कर रहे हैं। मंदाकिनी जैन समाज के लोग भी इस दवा का सेवन करके अपने आप को निरोगी रखना चाहते हैं। मेरा उनसे निवेदन है, कम से कम 100 डोज हमारे लिए सुरक्षित रख लें। हम उनसे प्रेरित हैं और शीघ्र अतिशीघ्र ये दवा उनसे प्राप्त करने के लिए उपस्थित होंगे। आचार्य श्री के दर्शन हम कर पा रहे हैं। नमोस्तु उनके चरणों में हम वंदित कर रहे हैं। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अनम्यूट करवाएं आशीष जी। आशीष जी अनम्यूट कर दीजिए आप। हाँ ठीक है। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। आशीर्वाद नमोस्तु नमोस्तु। आवाज आई? आ रही है आवाज? हाँ गुरु जी। आशीष जी अनम्यूट करें फिर से। फिर जी चरणों में नमोस्तु वंदित करिए आचार्य श्री के। अनम्यूट करवाएं, अनम्यूट फिर से। अनम्यूट कर दिया है आशीष जी आपने? नहीं किया, अभी फिर से म्यूट हो गए आशीष जी। हाँ यस यस। हाँ, आप छोड़ दीजिए। नमोस्तु आचार्य जी, मैं आपसे मिला भी था भोपाल आके। आशीर्वाद है, मुझे बोलना है क्या? जी आचार्य जी। आवाज आ रही क्या आपको? आ रही आवाज, आ रही है। आ रही आवाज। अच्छा, अब आ रही क्या आवाज? हाँ आचार्य जी आवाज आ रही है, बिल्कुल क्लियर आवाज आ रही? आ रही है आवाज आचार्य श्री, आ रही है। सुनिए, देखिए, ये जो जैन धर्म विज्ञान संगोष्ठी हो रही है, इस संगोष्ठी में हमारे बीच में जो मुझे जानकारी मिली है, डॉक्टर नरेंद्र जी भोपाल वाले ही, और उन्होंने जैन धर्म के अनुसार कोरोना वायरस से बचने के सरल और सुलभ उपाय बताने का ज्वलंत प्रश्न है, उससे बचने का उन्होंने उपाय बताया है। जितने भी हमारे आज के श्रोता हैं, जो भी हमारे वक्ता हैं संगोष्ठी में, जितने भी उपस्थित हैं, हमारे संघस्थ मुनिराज यहाँ बैठे हैं, वे इस बात को सुने कि ये जो कोरोना है, ऐसे ये वायरस सबको पता है, न्यूज़पेपर आदि से
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पता चल चुका है कि ये हर 100 साल बाद एक महामारी फैलती है और 1918 में स्पेनिश फ्लू के नाम से एक वायरस फैला था। उसमें 4 करोड़ लोगों की मौत हुई थी। उसके बाद एशियन फ्लू लगभग 40 साल बाद फिर फैला। उसमें लगभग 11 लाख लोगों की मौत हुई। फिर 1968 में लगभग 10 साल बाद हांगकांग फ्लू फैला। वो भी एक वायरस था जिसमें लगभग 10 लाख लोगों की मौत हुई। फिर इसके बाद में आपको ज्ञात हो 1988 में लगभग 20 साल बाद एड्स फैला। ये वायरस ना होकर के ये बैक्टीरिया था। फिर इसके बाद में 2002 में सार्स फ्लू फैला। 2014 में इबोला वायरस आया, वो भी अफ्रीका से आया। फिर इसके बाद में मेसल्स वायरस आया। इनमें किसी में 5 लाख, किसी में 2 लाख, किसी में 10 लाख ऐसे लोगों की मौत हुई। और ये सब मांसाहारी लोगों के सेवन, मांस खाने से फैला, ये निश्चित बात। और जैसे हांगकांग फ्लू फैला था, सांप का मांस खाने से फैला था। फिर जैसे स्वाइन फ्लू आया था, कुत्ता बिल्ली सुअर आदि के मांस खाने से फैला था। तो ये जो वर्तमान में यहाँ चल रहा है, कौन सा कोरोना वायरस, ये भी चीन से आया, वुहान शहर से। ये सब लोग जानते हैं, सबको ज्ञान है। मैं ये बात इसलिए रख रहा हूं कि ये प्रश्न यहाँ पर एक खड़ा है, वो डॉक्टर साहब इस प्रश्न का उत्तर देंगे। ये जीवाणु है कि विषाणु है? एक प्रश्न हमारे सामने है, क्योंकि जीवाणु को पैदा कर सकता है, विषाणु जीवाणु को पैदा नहीं कर सकता।